So we were discussing about question number 186. Now we want to question number 188. A 20-year-old lady presents with severe menorrhagia, prolonged bleeding after injury. Her prothrombin time is 24 per second. See his, आप देखें कि इसका जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बड़ा हुआ है, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है 12 सेकेंड्स. हर complete blood examination, platelet count, activity, paracetamol, elastine time are normal. Which of the following investigation will be abnormal? ठीक है, एक चीज अब याद रखें बस, जब आपके फैक्टर 2, 7, 5 और 10 इन्वॉल्व होंगे, जब आपके फैक्टर 2, 5, 7, 10 इन्वॉल्व होंगे तो आपका होगा पीटी रेस्ड. ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिकली फैक्टर 7. ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन में देखें, increase prothrombin time is known to abnormality of existing intrinsic pathway factor. जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है is more associated with intrinsic pathway. Intrinsic pathway के most important फैक्टर होता है वो होता है फैक्टर 7. फैक्टर 7 is the most important फैक्टर इन द इंट्रिंसिक पाथवे. तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो ज्यादा होता है. जब भी आपके पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा हो और पीटीटी टाइम नॉर्मल हो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा हो और पीटीटी टाइम हमारे पास नॉर्मल हो, तो आपने सोचना है कि पेशेंट को है हमारे पास फैक्टर 7 डेफिशिएंसी. फैक्टर 7 डेफिशिएंसी, क्योंकि फैक्टर 7 जो है हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंट्रिंसिक पाथवे का. फैक्टर 7 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे का है. पीटीटी नॉर्मल हो और पीटी ज्यादा हो तो आपको फैक्टर 2 डेफिशिएंसी कंसीडर करना है. लेकिन बाकी जो फैक्टर है फैक्टर 2, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10, दे आर द कॉमन फैक्टर्स इन इंट्रिंसिक and intrinsic pathway. Common factors in intrinsic and extrinsic pathway के अंदर common factors हैं. जब इनमें से किसी की कमी होगी, जब फैक्टर 2 की, फैक्टर 5 की और फैक्टर 10 की कमी होगी तो पीटी भी रेज्ड होगा और पीटीटी भी रेज्ड होगा. लेकिन जब फैक्टर 7 की कमी होगी तो पीटीटी नॉर्मल होगा और पीटी रेज्ड होगा. सो आंसर विल बी बीटा, फैक्टर 7. 189 क्वेश्चन जो है वो रिपीट है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 190. A 35-year-old lady is brought to the medicine OPD with 7-year history of progressive bone pains, fatigue, lethargy, and vomiting. Lab serum shows calcium 12.8, alkaline phosphate 300, serum phosphate 2.4, and had 11 ESR 40, urea 70, creatinine 1.2. Which of the following investigation is more likely to reach the diagnosis? देखें, पेशेंट को क्या है हमारे पास, कैल्शियम इज रेज्ड, फॉस्फेट क्वेश्चन का क्या है हमारे पास, कम. कैल्शियम रेज्ड है, फॉस्फेट हमारे पास कम है, तो आपने क्या सोचना था, आपने सोचना है हमारे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कौन सा, प्राइमरी वाला. सो आंसर विल बी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. इसमें क्या होता है, हमारा पीटीएस लेवल इंक्रीज होता है, तो आंसर विल बी बीटा. Now moving on to question number 191. 191 पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के दो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं. नंबर 1 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. नंबर 2 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज के दो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं. नंबर 1 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट.
और जब हम इनको एडमिनिस्टर करें और 1 आवर के बाद 1 आवर आफ्टर 1 आवर हमारी जो ब्लड ग्लूकोज है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो आपने कहना है कि पेशेंट को क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। और अगर 2 3 घंटों के बाद पेशेंट की जो हमारे पास ग्लूकोज है वो 120 से ज्यादा है, तब भी आपने कहना है पेशेंट को क्या है, जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। आई रिपीटिंग, अगर आप ये टेस्ट करें और 1 आवर के बाद पेशेंट की ग्लूकोज जो है 140 मिलीग्राम डेसिबल से ज्यादा है, तो आप सस्पेक्ट करना है पेशेंट क्या हो गई है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। और 3 घंटे के अलावा तब भी पेशेंट की अगर हमारे पास 120 से ज्यादा है, तो आप में सस्पेक्ट करना है हमारे पास क्या है, पेशेंट को जेस्टेशन डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। सबसे पहले जो है इसका देखें आप, पेशेंट को जो हमारे पास इस पेशेंट में देखें, 35-year-old Gavida is seen until claiming 2 previous history still birth at home with big babies. Big babies, macrosomia is a complication of GDM. Is a complication of GDM. और मैक्रोसोमिया का आम जुबान में हम कहते हैं बिग बेबीज। बिग बेबीज कहते हैं मैक्रोसोमिया में आम जुबान के अंदर। ठीक है। सो बिग बेबीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ GDM। 1 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 50 मिलीग्राम ग्लूकोज और ग्लूकोज रिवील 1 आवर ग्लूकोज एट 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज? इधर लिखें आप 3 आवर शुरू में लिख दें ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 3 आवर ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के शुरू में लिखें आप 3 आवर, सी के शुरू में लिखें 3 आवर ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जो फर्स्ट 1 आवर ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, आई रिपीट 1 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है और 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट है। 1 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हमने 1 कंफर्म कर लिया, 1 स्क्रीनिंग कर ली और 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हम पेशेंट की डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। सो आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 192 इज रिपीट, सो कस्टम छोड़ दें, क्वेश्चन 193 भी रिपीट है, क्वेश्चन 194 भी रिपीट है, 194 क्वेश्चन गलत है उसको काट दें। 195 जो है हम आएंगे 195 के ऊपर। आप क्वेश्चन नंबर 190 Question 195. An elderly patient has a tender, firm swelling in the neck region. She complains of hoarseness of voice. What is the most cost-effective primary investigation for making the diagnosis? Tender, firm swelling in neck region. She complains of hoarseness of voice. ठीक है। अब एक फर्म स्वेलिंग है पेशेंट की नेक के ऊपर, ठीक है, और पेशेंट को क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। सो सबसे पहले हमने कहा था कि हम कहते हैं टीएस अपना थायराइड प्रोफाइल TSH, सेकंड पे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड और फोर्थ पे हम करते हैं, थर्ड पे हम करते हैं हमारे पास FNAC। इसमें TS अल्ट्रासाउंड जो है वो स्क्रीनिंग के लिए है, और FNAC जो हमारे पास है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। TSH और अल्ट्रासाउंड हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए है, FNAC हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट है। सो में डायग्नोसिस बनाने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम FNAC बायोप्सी करेंगे। ठीक है। पहले हमें तो मैंने बताता रहा कि पहले TSH करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ उसने कि हम डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम FNAC बायोप्सी करेंगे। सो आंसर विल बी अल्फा। Now moving on to question number 196, जो क्वेश्चन रिपीट है। Coming on to question number 197. A 40-year-old lady with a thyroid swelling on left side consulted a specialist for an opinion. Examination revealed a unilateral swelling moving with deglutition, which was firm to hard inconsistency. Laboratory investigation revealed that the patient was euthyroid, which investigation specific and sensitive diagnosing whether his thyroid
कैंसर, थायराइड कैंसर के हम करने के लिए हम पेशेंट की क्या करते हैं, हम बायोप्सी कराते हैं, जैसे बता के आए हम आपको एफएनएसी कराते हैं, और एफएनएसी को हम बायोप्सी भी कहते हैं, so इसका आंसर विल बी बीटा, आंसर इज बीटा, बीटा ऑप्शन। हम इसको अभी करके आए हैं, मजीद इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 198 पर मूव ऑन करेंगे। A 40-year-old female reported to OPD with complaints on increased frequency of urinary bacteria and polydipsia. She also has general stones and bone pain. Excess bone demineralization. She is also depressed. What is the most likely diagnosis? इसमें मैंने इसलिए इस पेशेंट को वापस रखा है कि इसमें कैल्शियम को जिक्र नहीं है। जब भी पेशेंट को हमारे पास पॉली अपना पेशेंट को हमारे पास हो, यूरिनरी स्टोन्स की हिस्ट्री हो, यूरिनरी स्टोन्स हो, बोन पेन्स हो, बोन डीमिनरलाइजेशन हो, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हो, और पेशेंट को पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया हो, पेशेंट को पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया हो। आई रिपीट, जब भी पेशेंट को आपके पास यूरिनरी स्टोन्स हो, बोन पेन्स हो, बोन डिमिनराइजेशन हो, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हो, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया हो, आपने हमेशा सोचना है कि पेशेंट को क्या हो गया है, हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर क्या हो गया है हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया की मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जब भी पेशेंट कहे कि उसको आपके पास है यूरिनरी स्टोन्स हैं, बोन पेन्स हैं, बोन डिमिनरलाइजेशन है, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया है, और इसमें किसी का बनेगा डायग्नोसिस हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया नंबर 1 कॉज क्या है हमारे पास, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सो आंसर विल बी अल्फा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 199। A 60-year-old lady presenting with a 1-year history of gradually increased body weight, her BP 160/100, she has mild pedal edema। ये पहले क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था आगे ज्यादा अच्छा लिखो, आगे आके इसको जो है हम आगे जाकर देखेंगे। She reported slow mental activity and cold intolerance. There was no cardiovascular spread system abnormality. What is the most likely diagnosis? So, see, the patient has history of gradually increasing body weight with pedal edema in the absence of cardiovascular and respiratory system problem। पेशेंट को बॉडी वेट पेशेंट का इंक्रीज हो रहा है और पेशेंट को ओडीमा है, माइल्ड पीडल ओडीमा, लेकिन पेशेंट का सीवीसी और रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी बात, पेशेंट को डिप्रेस्ड स्लो मेंटल एक्टिविटी है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, और पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन। पेशेंट क्या है, हाइपरटेंशन। ये सारे फीचर्स जो है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं हमारे पास सारे फीचर हाइपोथायरॉयडिज्म के। सो आंसर विल बी बीटा, हाइपोथायरॉयडिज्म। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, चलो बड़ी पते की बात है, वो याद रख लें। हाइपरटेंशन is present in both hypothyroid and hyperthyroid। Hypertension is both present in hypothyroid and hyperthyroid। इन दोनों केसेस के अंदर आपको हमेशा हाइपरटेंशन होगी, इन दोनों केसेस में आपको हमेशा हाइपरटेंशन होगी, इन दोनों केसेस में आपको हमेशा हाइपरटेंशन होगी। Now moving on to question number 200। A female of 20 years old present with increasing weight and irregular menstrual cycles. On examination, she has a BP of 160/102. She is obese and has history on investigation of blood glucose sugar is 200 milligram per deciliter। मैंने कल भी बताया था आपको PCOS में क्या होता है, इंक्रीज इन वेट की वजह से LH कम होता है, FSH ज्यादा होता है। FSH कम ज्यादा होने की वजह से हमारे पास FSH to LH रेशियो जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमें जो है हमारे फॉलिकल्स नेवर रप्चर
मच्योर फॉलिकल कभी मच्योर नहीं होते, ओवुलेशन नहीं होती, ओवुलेशन नहीं होती तो उससे हमें हिर्सुटिज्म होता है। ओवुलेशन ना होने की वजह से हमें जो है सिस्ट ओवेरियन सिस्ट बनती हैं। ओवेरियन सिस्ट बनने से इसके बाद इंक्रीज वेट गेन से हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमें डायबिटीज मेलिटस होती है। सो ये सारे सिम्टम्स जो है, और इसकी वजह से हमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी आते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी आते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी आते हैं। तो सारी मैंने बातें अगर डिटेल से एक्सप्लेन की तो इसका आंसर हमारे पास बना पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 201। An abnormally tall boy 14 considered his position for his abnormal height and secretions from his mammary gland. Axis shows in large pituitary gland. Histogram shows or the quiz low most likely to show. पेशेंट की हाइट बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब पेशेंट को क्या है, गायगेंटिज्म। गायगेंटिज्म गायगेंटिज्म के बाद पेशेंट की जो सिक्रीशन है वो मेमोरी ग्लैंड से बढ़ रही है। पेशेंट की सिक्रीशन जो है हमारे पास वो मेमोरी ग्लैंड से बढ़ रही है। वो इस वजह से बढ़ रही है, इसकी लॉजिक ये है कि ये हमारे पास कहते हैं हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हमारे पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब इन सारे हार्मोन्स के जो है ना हमारे पास न्यूरॉन्स पड़े हैं हाइपोथायराइड के अंदर जो कि स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को। इसमें से एक होता है डोपामीन प्रोड्यूसिंग हार्मोन। डोपामीन प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ठीक है। डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है वो डोपामीन प्रोड्यूस करता है। डोपामीन जो है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करता है। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करता है। अब कोई भी ऐसा ट्यूमर जहां पर इंटीरियर पिट्यूटरी में आए, इंटीरियर पिट्यूटरी में जो भी ट्यूमर आएगा वो इस हार्मोन के पाथवे को क्या कर देगा, डिस्टर्ब। इस हार्मोन के पाथवे क्या कर देगा, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब करने की वजह से आपकी जो डोपामिन बॉडी में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डोपामिन कम होने की वजह से आपका जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाएगा। और प्रोलैक्टिन बढ़ने से पेशेंट को क्या होगा, गायनेकोमेस्टिया। गायनेको पेशेंट को होगा हमारे पास गायनेकोमेस्टिया प्लस ग्लैक्टोरिया। प्लस ग्लैक्टोरिया जिसे कहते हैं मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन। आई रिपीट, पेशेंट का ये यहाँ पर होते हैं डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो है हमारे पास, डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो है हमारे पास डोपामिन सिक्रीट करते हैं। डोपामिन सिक्रीशन से हमारे पास प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन क्या होती है, कम। अब कोई भी यहाँ पे ऐसा ट्यूमर प्रोड्यूस होगा वो इन हार्मोन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्बेंस करने से डोपामिन हमारे पास बॉडी में कम हो जाएगा। कम होने की वजह से प्रोलैक्टिन जो है वो क्या ज्यादा हो जाएगा। जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा पेशेंट को होगा ग्लैक्टोरिया प्लस गायनेकोमेस्टिया। और ग्लैक्टोरिया को हम मिल्क सिक्रीशंस भी कहते हैं। सो in each pituitary tumor in each pituitary tumor in each pituitary tumor there is increase prolactin level। इस चीज को याद रखें, जौन सा भी पिट्यूटरी ट्यूमर होगा उसमें आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स लाजमी बड़े होंगे। सो अब क्योंकि इस हार्मोन के अंदर ग्रोथ हार्मोन का मसला है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो इयोसिनोफिलिक सेल्स होते हैं। इयोसिनोफिल सेल्स का मतलब है कि वो आपको हिस्टोलॉजी पर पिंक कलर के नजर आते हैं। पिंक कलर के नजर आते हैं हिस्टोलॉजी के ऊपर इयोसिनोफिलिक सेल्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से जो सेल्स इयोसिनोफिलिक सेल्स होते हैं, सो देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ इयोसिनोफिलिक सेल्स। क्यों, ग्रोथ हार्मोन जो कि ज्यादा होने की वजह से इयोसिनोफिलिक दांत बढ़ जाती है। तो आंसर विल बी डेल्टा। Question number 1202. A young man presents with swelling in the neck region associated with complaints of difficulty swallowing, on and off fever, malaise, and weight loss. After investigation, there is found out to be thyroid carcinoma. On biopsy, present. What is your treatment? ठीक है, वैसे हर्टर सेल्स और थायराइड कार्सिनोमा को जब छाड़ा करते हैं कि हर्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन दो केसेस में हर्टर सेल प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। एंड नंबर 2 फॉलिकुलर कैंसर, फॉलिकुलर कैंसर।
दो केसेस में आपके पास से प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं हाशिमोटो थायराइड, एक होते हैं फॉलिकुलर कैंसर। अब वैसे हम फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में हम करते हैं लोबेक्टमी। क्या करते हैं? लोबेक्टमी। लेकिन इस केस में देखें कि आपके पास पेशेंट को डिफिकल्टी स्वेलिंग डेवलप हो चुकी है, डिफिकल्टी स्वेलिंग डेवलप हो चुकी है। इसका मतलब है कि कैंसर जो है वो एसोफेगस तक जा चुका है, एसोफेगस तक जा चुका है कैंसर। इसके लिए जब पेशेंट ज्यादा करता है तो हम पेशेंट करते हैं टोटल थायरॉयडेक्टमी। आई रिपीट, वैसे हम पेशेंट की करते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा में पेशेंट करते हैं लोबेक्टमी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्योंकि पेशेंट की जो है डिफिकल्टी स्वेलिंग है, इसका अलग कैंसर जो है फेकस तक जा चुका है, जब कितना दूर कैंसर फैल जाए तो हम पेशेंट करते हैं टोटल थायरॉयडेक्टमी। आंसर विल बी अल्फा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1203, जो कि रिपीट है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1204, इंटेस्टिनल मोटिलिटी इज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेस्टिनल मोटिलिटी जो है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को तीन हार्मोन इंक्रीज करते हैं। नंबर वन गैस्ट्रिन, नंबर टू वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, नंबर थ्री मोटिलिन। ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। सो आंसर विल बी मोटिलिन बीटा। Moving on to question number 205. How much fasting blood glucose level indicate type 2 diabetes? Type 2 diabetes mellitus जो है वो कैसे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना हो तो डायबिटीज लेवल को इंडिकेट करेगी। एक होते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक होते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 से ज्यादा हो और रैंडम ग्लूकोज लेवल 200 से ज्यादा हो, आपने पेशेंट को डायबिटीज लेबल कर देना है, आपने पेशेंट को डायबिटीज लेबल कर देना है। और अगर पेशेंट को 100 से लेकर 126 के दरमियान हो और यहाँ पर पेशेंट की ग्लूकोज लेवल 140 से कम हो, आपने पेशेंट को लेबल करना है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक पेशेंट की एक होती है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक होती है रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। और फास्टिंग ब्लड 126 से ज्यादा और रैंडम 200 से ज्यादा पेशेंट डायबिटीज मेरे लेवल कर देना है। अगर 100 से 126 के दरमियान हो फास्टिंग और रैंडम 140 से कम हो, अपने पेशेंट को प्री डायबिटिक लेबल कर देना है। तो आंसर विल बी अल्फा 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 207, सर्कैडियन रिदम इज कंट्रोल्ड बाय, सर्कैडियन रिदम कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है? सर्कैडियन रिदम इज कंट्रोल्ड बाय, एक हमारे पास होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है मिलेटोनिन। मिलेटो melatonin is involved in circadian in synchronization। circadian rhythm के अंदर melatonin इन्वॉल्व होता है। और मिलेट इसको याद रखने के लिए कहते हैं कि आपका जो स्लीप वेक साइकिल जो है, स्लीप वेक साइकिल जो है इसको इजी अल्फाजों में स्लीप साइकिल जो है मिलेटोनिन कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, इसी वजह से इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। स्लीप वेक साइकिल जो है हमारा मेलाटोनिन कंट्रोल करता है, इसी वजह से इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। सो आंसर विल बी मेलाटोनिन। 1208 क्वेश्चन रिपीट है, 209 भी रिपीट है, 210 विच हार्मोन कंट्रोल्स बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है? सिंपल, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को सिर्फ और सिर्फ हमारा थायराइड कंट्रोल करता है। बेसिक फिजियोलॉजी का सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 211, कैलकुलेट बीएमआई। व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। तो आपका जो हाइट है वो मीटर के अंदर है और वेट इतना है, तो सिंपली आपने 50 डिवाइडेड बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय और 5.3 इसकी यानी हाइट होगी, ये 5.3
ज्यादा कह रहा है, ये हाइट की गलती है, तो इसकी जो हाइट होगी, आपने फुट होगा 5 फुट 3 इंच की हाइट होगी, आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करें। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको आपस से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, आपका आंसर निकल आएगा। आपने सिंपली ऊपर जो है वेट रखना है, और वेट हाइट इन मीटर्स का आपने जो है वो स्केयर लेना है, हाइट इन मीटर्स का आपने क्या लेना है, स्केयर लेना है। तो जो आंसर आएगा हमारा बी एम अगस्त केस में आंसर आता है 19.53। क्वेश्चन नंबर 212। 40-year-old woman is evaluated for intermittent headaches, insomnia, diaphoresis, and unintentional weight loss. There abdominal neoplastic is that is secreting hormone immunohistochemistry positive for synaptophysin, chromogranin, and neurospecific inolate. सबसे पास देखें इज एवेल्युएटिव फॉर इंटरमिटेंट, इसका मतलब क्या है, एपिसोडिक, बार बार नहीं होते, एपिसोडिक, इंटरमिटेंट होती है, कंटिन्यूस नहीं है। हेडेक्स, डायफरेसिस एंड इन वेट लॉस, ठीक है। इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड ऐसा जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, पेशेंट स्नैप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन, न्यूरोस्पेसिफिक इनोलेस पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी आपके न्यूरल क्रस्ट ट्यूमर होते हैं, न्यूरल क्रस्ट ट्यूमर्स, जिसमें फ्यूक्रोमोसाइटोमा भी आता है, फ्यूक्रोमोसाइटोमा आता है, फ्यूमोक्रोमोसाइटोमा आता है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर जो है वो होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है। तीसरा वापस आता है कार्सिनोइड ट्यूमर, कार्सिनोइड ट्यूमर। चौथा हमारे पास आता है हमारे पास नेफ्रोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। पेशेंट आपके पास जितने भी, अगर आपके पास पेशेंट आपके पास फ्यूक्रोमासाइटोमा के साथ है, पेशेंट आपके पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ है, पेशेंट आपके पास कार्सिनोइड ट्यूमर के साथ है, पेशेंट आपके पास नेफ्रोब्लास्टोमा के साथ है, पेशेंट हमेशा जो है हमारे पास साइनेप्टोफाइसिन, पेशेंट हमेशा आपके पास जो है वो साइनेप्टोफाइसिन, क्रोमाग्रेनिन और न्यूरोस्पेसिफिक एनोलेस पॉजिटिव होगा। पेशेंट आपके पास फ्यूक्रोमासाइटोमा के साथ आए, पेशेंट आपके पास यूक्रोमासाइटोमा के साथ है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ है, कार्सिनोइड ट्यूमर के साथ है, नेफ्रोब्लास्टोमा के साथ है, पेशेंट आपका सनेप्टोफाइसिन, पोमाग्रेनिन और न्यूरोस्पेसिफिक इनोलेस पॉजिटिव होगा। ये सारे फीचर इसमें फ्यूक्रोमासाइटोमा के हैं, तो इसका हमारे पास क्या बना, हमारे पास फ्यूक्रोमासाइटोमा, आंसर विल बी डेल्टा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1213। आफ्टर मेनोपॉज व्हिच हार्मोन सीन इन हायर लेवल्स, ठीक है। मेनोपॉज के अंदर आपके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपका जो नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक खत्म हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक, नो नेगेटिव फीडबैक, जब नो नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तो आपका ऑटोमेटिकली एफएसएच लेवल इंक्रीज होगा। मेनोपॉज के अंदर आपके अंदर ऐसे डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा, आपका एफएसएच लेवल बढ़ जाएगा। सो आंसर विल बी अल्फा एफएसएच लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 214 रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 215। A 2-year-old girl becomes drowsy and confused after meals. She is vomiting, hyperventilating, but not cyanosis. She has a history of losing 5 kilograms weight over 2 months. She has blood smells of tear drops. The most appropriate investigation required would be. सबसे पहले देखें, पेशेंट जंगर है, उसके बाद एएमएस के अंदर है पेशेंट, पेशेंट के बाद पेशेंट को वेट लॉस की हिस्ट्री है, पेशेंट के पास पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, पेशेंट इज हाइपरवेंटिलेटिंग, एंड पेशेंट की जो ब्रेथ साउंड्स हैं वो फ्रूटी टाइप की है, पीयर शेप, मतलब फ्रूटी, फ्रूटी ब्रेथ स्मेल है। इसका मतलब है पेशेंट को क्या है, डीके, पेशेंट क्या हो रहा है हमारे पास, डीके। और डीके कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल, पेशेंट क्या हम करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो आंसर विल बी बीटा। Now moving to last question of the today, question number 216. What is the ideal BMI? BMI की कैटेगरी के अंदर 18.5 से कम हो तो उसको हम कहते हैं अंडरवेट,
18.5 से 24.9 तक उसको हम कहते हैं नॉर्मल। 25 से लेकर 29.9 तक उसे हम कहते हैं ओवरवेट। और 30 से अबव वो उसे हम कहते हैं ओबीस। आई रिपीट, अगर पेशेंट का बीएमआई 18.5 से कम उसे हम कहते हैं अंडरवेट। 18.5 से 24.9 तक उसे हम कहते हैं नॉर्मल। 25 से 29.9 उसे हम कहते हैं ओवरवेट। और 30 से ज्यादा उसे हम कहते हैं ओबीस। सो द आंसर विल बी नॉर्मल। आइडियल बी में कितना होना चाहिए? 18.5 से 24.9 तक आंसर विल बी अल्फा। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, होप यू लाइक इट। हम कल से अपना रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।